हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के क्वेश्चनों को देखेंगे जो अभी आपकी भर्ती प्रस्तावित है, जल्दी आने की संभावना है इसकी। तो इनमें हम सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे और यह जो सेट है 23वें नंबर का चल रहा है। इससे पहले 22 सेट आपको बता दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। फ्री में इसका पीडीएफ कई लोगों तक पहुंचा दिया गया है जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अपना नाम बता दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा और फ्री में पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो इनमें से आपके सामने 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, उसका चयन करना है। तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो यह है प्रयागराज से हल्दिया तक, यानी प्रयागराज से जो हल्दिया तक मार्ग जा रहा है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी में प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से हल्दिया तक यानी पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आपको बताया जा रहे हैं पहले। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है मित्रों? तो वो आपका ललितपुर जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, यहाँ से यूरेनियम का जो है प्राप्ति किया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। देखिए, जो यूरेनियम होता है प्रकृति में पाए जाने वाला सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जिले में पाया जाता है। देखिए, बात करेंगे यूरेनियम की तो उत्तर प्रदेश में यह ललितपुर जिले में पाया जाता है और यह प्रकृति में पाए जाने वाला सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश से। अगर जो आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तीसरे नंबर के प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तालों के या ताला के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला के लिए फेमस जो आपका ज़िला है वो आपका अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़ जो है यह विश्व प्रसिद्ध तालों के लिए फेमस है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला ताला के लिए प्रसिद्ध है। ताला वह जो घर में हम लोग मारते हैं, ठीक है, दरवाजे पे, वही ताला की बात हो रही है। देखिए, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। अलीगढ़ के जो ताले हैं दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित वाली पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आ गया कि 1870 ईस्वी में जॉनसन एंड कंपनी ने सबसे पहले अलीगढ़ में ताला कंपनी की शुरुआत की थी और यह एक अंग्रेजी कंपनी थी। आपको ज्ञातव्य हो कि 1870 में तो भाई जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों का शासन था भारत में, औपनिवेश था उस समय अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चमड़ा उद्योग के नाम से राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपका कानपुर है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और ये चमड़ा नदी के नाम से भी विख्यात है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। आगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स में है कि कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक चमड़ा व्यापार जो है यह कानपुर शहर में ही होता है और इसे पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे के क्वेश्चन में है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे इसके बारे में, श्वेत महाद्वीप के बारे में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह पूरे वर्ष ये भारत हो गया, यहाँ पे बर्फ़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ होगा। यह पूरे वर्ष बर्फ़ से ढका रहता है। इसका लगभग 98% भाग जो है बर्फ़ से ढका रहता है पूरे वर्ष। इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है।
यहाँ पे जीव पाए जाते हैं पेंगुइन, समुद्री पक्षी, सील मछली, क्रील, व्हेल मछली आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है जनजीवन न के मात्रा में ही है, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ष ठंडा ही रहता है। और विश्व के जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पे अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन केंद्र भी यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो यहाँ बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो आपकी है अनाईमुड़ी, यानी विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अब इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखेंगे कि अनाईमुड़ी दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोत्तम पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च जो है ऊंची चोटी है, जो कि इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह केरल में क्या है स्थित है और यह पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है। तो 2 बार, बहुत ही कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली कौन पर्वतारोही महिला है, तो वह है आपकी श्रीमती संतोष यादव जी। ठीक है, संतोष यादव जी जो हैं काफ़ी कम समय अंतराल में माउंट एवरेस्ट पे 2 बार विजय प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका BSC होगा राइट आंसर हो जाएगा, संतोष यादव। की पॉइंट्स में है आपका कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट करिए, पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं संतोष यादव, जो कि एक भारतीय हैं। और यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है। तो प्रथम कौन है दोस्तों, प्रथम है आपकी बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल के बाद से जो आपकी दूसरी महिला चढ़ने वाली हैं एवरेस्ट पे, तो वो है आपकी संतोष यादव। ठीक है, ये ITBP में अधिकारी भी रह चुकी हैं, तो याद रखिएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक की इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये इतिहास से क्वेश्चन है और प्राचीन इतिहास है ये। तो हड़प्पा काल में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो लौह धातु जो है इसकी प्राप्ति अभी हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं हुई है। तो विकल्प यहाँ जो डी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि वस्तुएं मिली हैं और लोहे की प्राप्ति यहाँ पे नहीं हुई है। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे तांबा, कांसा, सोना और चांदी तो मिला, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में जो वहाँ के निवासी थे लोहे से परिचित नहीं थे। 9वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का शासक था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये आपके भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाने वाले व्यक्ति थे, बादशाह थे। तो यहाँ देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। बर्नी के अनुसार इसने बताया कि खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति में कार्यरूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक भी था, तो इसके समय काल में इसने बहुत सारे काम किए लेकिन असफल रहा। तो उन सब में बहुत सारा जो है चांदी की मुद्रा जो थी वो खपत उसमें ज़्यादा हो गई। तो जब इसको चांदी की कमी हो गई इसके खजाने में, तो इसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा को चलाया। ठीक है, चलिए, जो कि चांदी के बराबर ही होता था। अगले क्वेश्चन में कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। अब चलिए इसके बारे में कुछ प्रमुख व्याख्या देखेंगे कि 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधित कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि एशिया में जो सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास है, पुरातत्विक संबंधित कला से संबंधित या विज्ञान तथा साहित्य से संबंधित, उसका अध्ययन किया जा सकते। ठीक है, 11 नंबर के क्वेश्चन में है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, दाढ़ी बनाने के लिए जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है। क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने में शीशे के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन है? तो मित्रों, भारत की सतह से हवा में मार करने वाली इनमें से मिसाइल है त्रिशूल। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए त्रिशूल के बारे में कुछ जानेंगे। तो यहाँ दिया है कि त्रिशूल भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? तो सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि क्या है? तो ये भी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और नाग क्या है? तो नाग को DRDO ने बनाया है। ठीक है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दागो और भूल जाओ की तर्ज पर विकसित टैंक भेदी मिसाइल है। बहुत ही खतरनाक है भाई नाग, याद रखिएगा। 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा आयरन। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। ठीक है, और शरीर में लोहे की जब कमी होती है यानी आयरन की कमी होती है तो हमें एनीमिया यानी अरक्तता की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। और आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। ठीक है, और सर्वाधिक इसकी मात्रा आपके पालक के पत्तों में मिल जाएगी। 14 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति को मिला हुआ। तो विकल्प यहाँ बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान भी जारी किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो संविधान के तहत अनुच्छेद दिया गया है उसका है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति वो क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो विकल्प यहाँ सी राइट आंसर होगा। इसके बारे में प्रमुख व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 75 के 3 में संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 के 3 में ये दिया हुआ है कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।